नमस्कार, मेरा नाम परिधि नीमा है और आज हमारे साथ मौजूद है मशहूर विधिवेत्ता प्रोफेसर विनोद चौरसिया जी, जिनके स्टूडेंट्स आज कई जुडिशरी जगहों पर मतलब लॉ जगत में अपना परचम लहरा रहे हैं। थैंक यू परिधि। आज का जो एक छोटा सा एक हमने प्रयास किया है, चूँकि कई एसएमएस, कई जो हैं मेल्स और व्हाट्सएप और सभी दूर से जो है मुझे क्वेश्चंस आते हैं लॉ को लेके, लॉ के क्षेत्रों को लेके। जो स्टूडेंट्स रहते हैं नए, जिन्हें विधि के अंदर अभी जिन्होंने एडमिशन लिया है या जो आगे लॉ कर चुके हैं या जिन्होंने एलएलबी एलएलएम किया हुआ है और वे आगे कुछ नया करना चाह रहे हैं या जुडिशल एग्ज़ाम के अंदर जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी टफ हो जाता है एक स्तर पे जाकर कि वो प्रारंभिक रूप से जो जड़ें रहती है वो कमज़ोर रहती हैं। उन्हें शुरू से ही एक अच्छी तैयारी करके एक मजबूत रणनीति बना के अपनी तैयारी शुरू करना चाहिए, जिससे वे आगे पहले से उनकी जो है न्यू मजबूत रहे। क्योंकि लॉ के जो सब्जेक्ट है वो बेसिक सिविल जज के जो रहते हैं वो ऑलरेडी उनके कोर्सेज में इंक्लूड रहते हैं सेमेस्टर सिस्टम में, तो वे वहाँ पर जो है सिर्फ पासिंग होने के लिए तैयारी करते हैं। जब आफ्टर ग्रेजुएशन करके ही लॉ करते हैं, आफ्टर 12 5 ईयर्स का कोर्स होता है, और उसके बाद जब वे आगे जाते हैं और उनको जब पता चलता है वही आईपीसी है, वही कॉन्ट्रैक्ट है और हमें बार बार पढ़ना पड़ रहा है, तो मैंने उसके लिए एक मार्गदर्शक अपना एक वीडियो भी बना रखा है, जिसमें मैंने प्री के साथ मतलब एलएलबी की तैयारी हम कैसे करें, प्री के साथ मेंस और इंटरव्यू हमारा कैसे होगा, हमें मेंस में कैसे लिखना है, और ऑब्जेक्टिव टिक मैंने मिनिमम 10 स्टेट के उसके अंदर बताए हैं। और इजी गोइंग आप उस हिसाब से अगर तैयारी करते हैं तो आपका जो है बहुत अच्छे से तैयारी होगी और आप निश्चित ही सफलता पाएंगे। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं अपने छात्रों को देखता हूँ पीछे कई जगह, जब वो जजेस हैं, एडीपीओज़ हैं या एडवोकेट हज़ारों की संख्या में है, और हर ज़िले के अंदर जब भी हम देखते हैं कि सर, और लीगल एनजीओज़ के अंदर जो लीगल सर्विसेज के अंदर जो काउंसलर होते हैं या कहीं पर जो है लीगल ऑफिसर की ज़रूरत होती है, तो वे बहुत अच्छे तरीके से अपना जो है कार्य का निष्पादन कर रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है। जी विनोद जी, आपने ये क्या सोचा, आपके दिमाग में ये कैसे आया कि आपको बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना चाहिए? देखिए, मैं विगत 15 वर्षों से जो है अपनी सेवाएं ऑफलाइन मार्गदर्शन दे रहा था। मैंने कई जो है प्रतिष्ठान जो थे, कई महाविद्यालय हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट जो है महाविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटी है, कई संस्थाओं पे मैंने अपना जो है मार्गदर्शन और अपनी सेवाएं दी है। चूँकि अब एक समस्या आने लग गई है। अभी आपने देखा होगा, एक कोविड काल आया था जिसके अंदर अधिकांश जो छात्र थे वे बड़े परेशान हो गए थे। और सबसे बड़ी समस्या आती है ग्रामीण अंचलों से जो हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनके साथ सबसे बड़ी समस्या रहती है रहने की कहीं दूसरी जगह, और प्लस खाने की। हम जैसे बोलते हैं ब्रेड एंड बटर, जो रोटी कपड़ा और मकान हमारे नीड्स है बहुत ज़रूरी, तो हर कोई जो है अफोर्ड नहीं कर पाता है। कोई किसान का बेटा है, कहीं कोई मजदूरी कर रहा है, जज का बच्चा है वो तो जज बन ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, सारी सुविधाएं मुहैया हो जाती है। एक एडवोकेट है, वो बड़ा परिश्रम कर रहा है, अपने बच्चे को जज बनता हो देखना चाहता है, जुडिशली सेवाओं में देखना चाहता है। तो होता ये है कि वो मिनिमम किसी भी शहर में जाएगा 2 से ढाई हज़ार रुपये का कमरा लेगा, 2 से ढाई हज़ार रुपये उसके खाने के लगेंगे, वो भी बड़ा संकुचित और छोटा एक पैमाना बना के अगर वो करेगा तो भी 5000 रुपीज़ पर मंथ लगते हैं। तो भी आप एक छोटा मोटा हिसाब मान लो तो 1-8 लाख रुपए का उसका खर्चा हो जाता, 60-70 हज़ार मकानों खाने में जाते होंगे। बाकी दवाई है, कपड़े हैं, इस्त्री है, या जो भी छोटे मोटे आने जाने का किराया है ना, तो कुल मिला के कितना बजट बैठता है। और वो 3-4 साल यहाँ आके पढ़ाई करेगा, उसके बाद बड़ी बड़ी कोचिंग्स पे जाता हूँ, लाखों रुपए की फ़ीस ली जाती है। और स्वाभाविक है कि बेसिक कमज़ोर रहता है तो एक बार में अटैम्प्ट पूरा नहीं होता है, और फिर वे प्रैक्टिस की ओर जाते हैं तो वहाँ पर भी न्यू जो है उनकी कमज़ोर हो जाती है। आप बताइए कि बच्चों को लॉ के साथ और किस किस चीज़ का फ्यूचर में बेनिफिट मिल सकता है? देखिए, लॉ एक ऐसी चीज़ है एलएलबी, जिसके अंदर बहुत सारे विकल्प आपके जो है मार्ग में खुल जाते हैं। चूँकि अभी आप देखिए एक बहुत बड़ी भीड़ एमबीए, सीए, सीएस की ओर
मतलब दौड़ती इंजीनियरिंग करते हैं जी। और काफ़ी जोक्स भी बनाए जाते हैं इंजीनियरिंग करने के बाद। तो देखिए लॉ के करने के बाद एक तो बेसिक चीज़ ये हो जाती है कि आप खुद का प्रोफेशनल प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं जी। और एक अच्छे एडवोकेट भी बन सकते हैं आप। काफ़ी मशहूर एडवोकेट राजनीतिज्ञों के नाम ऑब्वियसली सब जानते होंगे जिनकी करोड़ों करोड़ों रुपए फीस है। बट एक जुडिशली अपने आप में एक बहुत बड़ा एक पावर है। जुडिशल मजिस्ट्रेट बनना सबका एक ड्रीम रहता है लॉ के स्टूडेंट्स में, और अधिकांश लोग जो है जुडिशली सेवा में जाना चाहते हैं। तो एलएलबी हम ऐसे करें कि एलएलबी के जो बेसिक सब्जेक्ट रहते हैं जो भी है सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये बेसिक जो हमारे मेजर एक्ट रहते हैं, बाकी माइनर एक्ट कुछ कुछ ऐड हो जाते हैं। तो क्या है कि जब इसी जो एलएलबी के अंदर जैसे ड्राफ्टिंग आती है तो हम जजमेंट या कोर्ट के अंदर प्लीडिंग ड्राफ्टिंग ये हम वहीं पर सीख लेते हैं। इसके अंदर कोई पेनल पेनल क्लास भी रहती है जिसके हम मतलब दंड देना जिसको कहते हैं वो रहता है, प्रोसीजर रहता है, ये हम सीख लेते हैं। तो इसमें ये होता है कि एडवोकेट जो हैं वे एडवोकेसी तो कर ही लेते हैं, साथ में ये कि अगर आप आगे अच्छे परसेंटेज लाते हैं तो आप एलएलएम कर सकते हैं। आफ्टर एलएलएम आप नेट, सेट, पीएचडी के पात्र हो जाते हैं। पीएससी भी दे सकते हैं, प्रोफेसरशिप की हर स्टेट में निकलती है। और आप अगर पीएचडी कर देते, पीएचडी होल्डर बन जाते हैं तो कहीं भी आप इजीली प्रोफेसरशिप कर सकते हैं। और एक मेन चीज़ है, अगर आपने कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रखी है तो लीगल ऑफिसर की इंश्योरेंस में है, बैंक में है, रेलवे में है, सभी दूर अलग अलग क्राइटेरिया है, जॉब्स निकलती रहती है। सरकारी अभिभाषक जो बनते हैं हमारे एपीपी, एडीपीओ है, अलग अलग नामों से जानी जाती है। और हर स्टेट में लगभग हर साल जुडिशली सर्विस तो निकलती रहती है, जिससे छात्रों को एक ही पढ़ाई करके आगे बहुत सारे स्कोप्स रहते हैं। रजिस्ट्रार, स्टाम्प वेंडर, आप देखते होंगे लीगल आजकल आरटीआई और वगैरह बहुत सारे से लीगल पहलू आ गए हैं। हर ऑफिस के अंदर एक लीगल ऑफिसर की नीड्स रहती है। पुलिस विभाग के अंदर भी लीगल ऑफिसर चाहिए। एडीपीओ अधिकांश जो है उनके वो काम निपटाते हैं। जी जी। तो आगे लॉ में स्कोप बहुत है, मतलब लॉ में स्कोप बहुत है। बहुत है। बच्चे अगर ये सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं तो इसमें स्कोप काफ़ी मिलेगा, मगर हाँ सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। जी। आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि कुछ बच्चे जो लॉ को इजी गोइंग वे में ले लेते हैं, आगे उनको फ्यूचर में कुछ दिक्कत आती है? हाँ देखिए, कोई अगर इसको पार्टली अगर लेके करता है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में या किसी जॉब के साथ कर रहा है और सीरियसली नहीं ले रहा है, 5 क्वेश्चन से कर रहा है, इन फ्यूचर मैंने कई लोगों को देखा है कि जो फैमिली बिजनेस, अभी आपने देखा कोरोना में भी कई लोगों के जो है बिजनेस जो है बिल्कुल चेंज हो गए हैं या बंद हो गए। ये एक आपके पास हुनर है, अगर आपके पास नॉलेज है। कई लोग लॉ करने के बाद आपने देखा होगा घर के बाहर एडवोकेट की डिग्री तो लगी रहती है, बट उनकी किराने की शॉप रहती है, कहीं आटा चक्की लगी रहती है। तो ये एक बहुत ही गलत काम है। प्रोफेशनली आप एडवोकेट हैं और आप काम दूसरा कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनमें एक आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, उनका बेसिक क्लियर नहीं है, वे डर जाते हैं न्यायालय में जाने से। वहाँ पर आप देखते हैं ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग, जैसे आपने देखा होगा कोई हम कभी गाड़ी मैकेनिक के पास हम ठीक करने जाते हैं तो सबकी एक लैंग्वेज होती है कि भाई छोटू तुम 2-5 का पाना ला देना, 6 का ला देना। तो जब हम वहाँ पर जाते हैं तो हम बोलते 7-11 का आवेदन लगाना है, 2-5 का लगाना है, बात पत्र मंजूर किया जाना है, या इसका हमें जो है तलवाना भरना है, जो लॉ की लीगल लैंग्वेज रहती है। तो वो एकदम डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने इजी कोई 5 क्वेश्चन वाली पढ़ाई करी रहती है, बट वो फिर कभी काम में नहीं आती। क्योंकि उस टाइम पे जब व्यक्ति कोर्ट शुरू करता है जाना या न्यायालय में जाना शुरू करता है, हाँ ट्रेनिंग, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के तो एडवोकेसी संभव नहीं है, क्योंकि किताबी ज्ञान अलग होता है और न्यायालय में प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत अलग होती है, और प्रैक्टिकल लॉयर्स जो रहते हैं बहुत अलग प्रैक्टिस करते हैं। तो हम ये नहीं कि काला कोट पहना और मतलब न्यायालय में दाखिल हो गए और एकदम शुरू हो गया। हमें शुरू से ही एक एक चीज़ सीखनी पड़ती है, तो बारीकियाँ, क्योंकि लॉ में अगर एक जरा सा भी पॉइंट, एक कॉमा या कुछ अगर इधर उधर हो गया तो आप समझ लीजिए पूरा केस जो है पलट जाता है। एविडेंसेस बहुत मजबूत रखने पड़ते हैं हमें, क्योंकि पूरा खेल जो है अपना एविडेंस पे चलेगा। और हमारे यहाँ पर जो प्रोसेसिंग है, जो एक प्रोसीजर लॉ है, जो प्रोसेस होती है, वो जुडिशल की बहुत अलग है। तो रोज़ रूलिंग्स आते हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, तो हमें एक तारतम्य में बना रहना पड़ता है। आए दिन हम देखते हैं नए नए अमेंडमेंट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट रोज़ ही नए डिसीजन देती है। आपने देखा तो हमारे आम जीवन में भी लॉ का बहुत महत्वपूर्ण जो है एक तरीका रहता है। तो लॉ को हम हल्के में ना लें, अगर हम उसे बहुत ईजी गोइंग लेते हैं तो आगे हमारे लिए दिक्कत होती है। जब हम सोचते हैं हम LLM करें तो मास्टर डिग्री है अपने आप में सबसे बड़ी, डबल ग्रेजुएशन के बाद एक ही डिग्री होती है पूरे
जितने भी कोर्सेज देखे जिसमें डबल ग्रेजुएशन होता है, और उसके बाद अगर हम LLM करते हैं और उसके अंदर कई विद्यार्थी फेल होते हैं, लॉ का रिजल्ट मुश्किल से 10 या 15% ही निकल पाता है, तो ये छात्र इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वे जैसे लॉ को पढ़ रहे हैं तो हम जैसे वो थ्योरेटिकल जो किताबें लेते BCom BA MBA की कुछ गाइडें आती है तो वो उन्हें लेते हैं और 5 क्वेश्चंस निकालते हैं और रट्टाफिकेशन करके कर देते हैं। जब हम कॉपी देखते हैं, चेक करते हैं, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि सेक्शंस नहीं लिखे हुए हैं, हम उसमें देखते हैं उसमें आर्टिकल नहीं है, जब हम देखते हैं उसमें केस ही नहीं लिखा हुआ है, पेनल्टी क्लास तो याद ही नहीं करते, जब सेक्शन याद नहीं तो उसका पेनल्टी कैसे लिखेंगे। उसके अंदर एक लॉ की लैंग्वेज अलग होती है ना। जैसे मैं बताता हूँ, हम अभी कहीं पे किसी कार्यक्रम में जाएंगे तो वो कहेंगे वो हमारे यहाँ पे कार्यक्रम में आएंगे, है ना। अब अगर अमिताभ बच्चन या राष्ट्रपति जी अगर किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं तो वहाँ पर शब्द हो जाएगा वो शिरकत कर रहे हैं। हम अभी यहाँ बैठे हैं, ये हमारे पीछे है, ये दीवार है ना, कह सकते दीवार है। मगर जब प्रधानमंत्री लाल किले के ऊपर भाषण देते तो लाल किले की प्राचीर कहा जाता है, दीवार पे चढ़ के नहीं कहा जाएगा, है ना। और जब ये किले की दीवार होगी तो उसे बुर्ज कहा जाएगा। तो शब्दों के हमें कई अलग अलग पहलुओं को भी समझना पड़ता है। जैसे मेरा समझाने का मेथड है, प्रोसेस है, सिस्टम है, टेक्निक है, नियम है, नियोजन है, प्रणाली है, युक्ति है, तरीका है। अब मैंने एक शब्द के कितने सारे बताए, तो जहाँ पर जो शब्द बैठेगा वहाँ पर हमें वो शब्द लिखना पड़ेंगे। कहीं पर लॉ में लिखा है कहीं आपका जो है ये अधिकारी हैं, कहीं लिखा प्राधिकारी हैं, तो अधिकारी और प्राधिकारी में क्या अंतर होता है। सिर्फ ऑफिसर लिखने से कुछ नहीं होगा, जुरिडिक्शन लिखने से कुछ नहीं होगा। अगर हमारे यहाँ पे कलेक्टर पोस्ट है तो वो अधिकारी है, उसे प्राधिकार दे रखे दंडाधिकारी के, वो आबकारी आयुक्त बन जाता है जब आबकारी में जाएगा। जब वो निर्वाचन करेगा तो उसे रिटर्निंग ऑफिसर की सील लगानी पड़ेगी। जब वो काम देखेगा अपने ज़मीनों से जुड़े, खेत से जुड़े, वो सिविल, तो वो जो है कलेक्टर कहलाएगा, जिले का राजा है। तो ऐसे अलग अलग पद, पदाधिकारी और अधिकारी अलग अलग हो जाते हैं। तो ये जो माइनर सी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बच्चे क्या करते हैं, पढ़ा और अपनी भाषा में लिख दिया, बारीकियां याद रखना नहीं। ज़रूरी है। तो लॉ की लैंग्वेज में जब आप देखते हैं, जहाँ पर लिखा वीरत रहना है, रिवोकेशन वर्ड आएगा, वहाँ रिवोकेशन आएगा। जहाँ पर लिखा है प्रवीरत रहेगा, प्राख्यान करता है, प्रात्याख्यान करता है, वो हाँ करता है, मना करता है। आप लिख देते हैं उन्होंने जो संविदा करने से मना कर दिया, वो वहाँ से वीरत रह रहा है, प्रवीरत रह रहा है। प्रतिफल क्या है, उसमें लोग लिख देंगे लाभ लेगा, मुनाफा लेगा। कंसिडरेशन, एक जो शब्द है उसका प्रॉपर बना हुआ लॉ का, वो नहीं मिलेगा। फिर नंबर कम आते, बोलते हमने इतनी कॉपियाँ भरी, वो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। लॉ में लैटिन भाषा है, मैक्सिम्स रहती है, तो वो याद करना बहुत ज़रूरी रहती है। बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो 5 क्वेश्चंस अगर वो पढ़ भी लेता, पास भी हो रहा है, तो आने वाले टाइम पे वो किसी काम का नहीं। सपोज देन एडवोकेट है और घर में सबको पता रहता है कि आप लॉ कर रहे हैं, तो किसी के ज़मीन का काम आ गया, कोई पड़ोसी आ गया कि साहब हमारा जो है ये शपथ पत्र का आया है, ये नोटिस आया है, एक छोटा सा कुछ, तो वो जब कोर्ट नहीं जा रहा, वकील है, तो ऑब्वियसली वो तो उसके पास ही पूछने आएगा कि हमारे भाई साहब कानून के ज्ञाता हैं, भाभी जी ने कर रखा है। और जब वो वहाँ पर बता नहीं पाता, हंसता और कहता अरे आई है चाय पीजिए भाई साहब, और वो क्या है कि हमारे घर पे तो मना करा था क्रिमिनल उनसे नहीं मिलना, तो हम प्रैक्टिस करने नहीं गए या छोड़ दी हमने, हमें ये पेशा पसंद नहीं आया, झूठ बोलते सच बोलते। वकील झूठ नहीं बोलता है, एक्चुअल में वो एक अभी करता है लॉयर, किसके प्रति, अपने पक्षकार के प्रति। तो पक्षकार जो बोलेगा उसकी संरक्षता करना उसका अधिकार है ना। हमारे यहाँ देखा, भारत में सब पहले मना करते थे आतंकवादियों के केस नहीं लड़ेंगे, फिर सरकार मुहैया कराती, क्योंकि आर्टिकल 21 हमारे यहाँ नेचुरल जस्टिस कहता है, तो उसको भी अपना वकील चुनने का अधिकार है। आपने भी देखा राम जेठमलानी हो या जो भी बड़े बड़े एडवोकेट थे, इन्होंने भी ऐसे केस लड़े हैं, तो वो आतंकवादी नहीं हो गए। ये हमारे यहाँ का न्याय प्रणाली है, तो इसे समझना पड़ेगा बहुत बारीकी से। तो हम जब देखते हैं कि ये क्या वकील है, तो फिर आपको ज्ञान भी होना पड़ेगा, नहीं तो उस दिन हम हंसी के पात्र बनेंगे, क्योंकि हमें कुछ आएगा नहीं। बिल्कुल ये वाली चीज़ रहेगी। विनोद जी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ऑनलाइन पढ़ाई में और ऑफलाइन पढ़ाई में दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, एक भौतिक रूप से सामने होना और एक अप्रत्यक्ष रूप से पढ़ाई करना, दोनों में थोड़ा अंतर तो आता है, मगर ये सारा डिपेंडेंट दोनों के कम्युनिकेशन पे निर्भर है जी। है ना। क्योंकि टेक्नोलॉजी आई है, मुझे याद है कि जब कंप्यूटर आया था, इंटरनेट आया था, तो कोई पार्टी विशेष ने काफ़ी विरोध करा था, बैलगाड़ी लेके संसद में पहुंच गए थे। अगर आज भी हम मशीनीकरण और औद्योगिकरण के विरोध में रहते तो आज यहाँ पर नहीं बैठे होते, हम किसी देश के गुलाम होते या हम नष्ट हो जाते अब तक। तो जो है आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आपने सुना होगा। तो
तो हमें आज देखिए आप, मोबाइल और गैजेट्स ऐसी चीज़ हो गई है कि पहले हमें घड़ी रखना पड़ती थी, हमें कैलकुलेटर रखना पड़ता था, हमें कैमरा रखना पड़ता था, स्कैनर, फ़ोटोकॉपीज़ और वीडियोस और बहुत सारी चीज़ हमारी इजी हो गई है। तो हम अब इससे दूर नहीं जा सकते, क्योंकि आपने देखा जो प्राचीन हमारे जो बुज़ुर्ग थे जी। वे पत्थरों से सब्जियां या भाजी या कोई भी सामान तरकारी तोला करते थे। आज आपने देखा होगा कि सब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आ गई, तो जो हमारे बुज़ुर्ग थे, जो हमारे परिचित थे, वो काफ़ी उनको दिक्कत आती थी क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे। और जो है पेट्रो कार्ड आ गया है, एटीएम आ गया है, अब तो बैंक भी बंद होगी, नेट बैंकिंग हो रही चल गई। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं सीखेंगे तो आप ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार होंगे, ऑनलाइन ठगी के शिकार होंगे। आजकल सब चीज़ हम जो है ख़रीदते हैं ऑनलाइन वगैरह, तो हमें इस संस्कृति को इस जनरेशन के साथ जुड़ के और ये सब सीखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी से तो हाँ जुड़ना पड़ेगा आपको। अब वो कॉपी किताब हम ढेर सारी लगा के रखते थे, आजकल पीडीएफ में जो है चीज़ें आ जाती है। वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं, यूट्यूब्स वगैरह कई वेबसाइट्स है जिस पे हम काफ़ी मार्गदर्शन, पूरा गूगल पे तो गूगल बाबा कहते हैं शायद, सारी चीज़ें उसमें मिल जाती है ढूंढने पे। और हमें बहुत नॉलेज, जैसे कहा था, साइंस जो है वो एडवेंचर्स भी करता है, न्यू क्रिएशन भी करता है, एक्सपेरिमेंट भी चलते हैं। तो उसके जो इन्वेंशन है, हम ये कहते हैं कि उसके आविष्कार का हम सदुपयोग कर लें, दुरुपयोग कर लें। मोबाइल आजकल हर किसी के पास है ना। मैं आपकी बात पे आऊँगा ऑनलाइन की। मैं पहले कि उसके मतलब डीमेरिट्स भी गिनना ज़रूरी है, क्योंकि क्या है, बच्चे मोबाइल लेके बैठे हैं और उसके अंदर एक सिस्टम भी रहता है जिसमें हम देखते हैं दिन भर हमने मोबाइल कितना चला है। तो देखा वो वीडियोस देखने में वो कुछ टिकटॉक टाइप का कुछ बनाते हैं, तो उसमें घंटों लगा देते हैं, सेल्फी खींच रहे हैं, तो उसका इतना दुरुपयोग होता है, उसका सही उपयोग नहीं हो रहा। घंटों घंटों मोबाइल में उनका टाइम वेस्ट हो रहा है ना। आज डाटा फ्री है, मैं कल से उनको कमा के घर में आटा लाना है तो कुछ तो कमाना पड़ेगा, बिल्कुल सही है ना। बात है। क्योंकि बिना भूखे पेट भजन न होए गोपाल कहते हैं। तो अभी क्या है, स्टूडेंट लाइफ रहती है, इतना बोझ नहीं रहता। मगर लॉ में जो है आफ्टर ग्रेजुएशन बच्चा जाता है तो ग्रेजुएशन में उसकी जिम्मेदारी घर के प्रति बहुत हो जाती है जी। बस घर पे ये पता है कि हमारा बच्चा जो है, उसके पिताजी खेत में काम कर रहे हैं, वो 20 रुपये बचा रहे हैं कि पैदल जाऊँ, किराया बचेगा, मेरा बच्चा वहाँ पढ़ रहा होगा, उसे मुझे किताब देनी है, फीस भरनी है, या वो बेचारा जो है कैसे दिन निकाल रहा होगा, वो कई किलोमीटर पैदल चल रहे होंगे, इतनी ठंड में भी पानी देने खेत में जाते होंगे, किसी क्या काम करते होंगे। मगर बच्चा वो इतना ध्यान नहीं रखता जब तक उसके ऊपर नहीं बीत जाती। वो अभी अपनी लाइफ में बिजी है और वो अपना जो है एंजॉयमेंट कर रहा है। फिर जब उसके ऊपर आएगी तो पता चलेगा उसके पास बेसिक नहीं पड़ेगा। और कई ऐसे साथी रहते हैं जो भटकाव की ओर ले जाते हैं, खुद तो भटकते हैं, उनको भी बिगाड़ते हैं। यार हम तो देख लेंगे, पढ़ लेंगे, इतना पढ़ के क्या करोगे। मेरे साथ भी था, मेरे साथी थे, हमने एडमिशन लिया था जब हम कई स्टूडेंट थे। हमें, मेरी क्लास की बात करूं, हम में से 5 या 6 स्टूडेंट आज कहीं पर कोई जज है, कोई प्रोफेसर है, कहीं पे कोई एडीपीओ है। बाकी 300 के लगभग जो स्टूडेंट थे हमारे जो पूरे सेमेस्टरों में थे, वो आज कहाँ हैं किसी को पता नहीं। तो सीधी सी बात है कि हमें टाइम वहाँ पर बचाना पड़ता है, भटकाव तो हर जगह आता है। अब हमारी बात जो आ रही ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन में सबसे पहले मैंने क्या कहा कि सबसे पहले हमें ज़रूरत है एक अच्छी योजना बनाने की। कम्युनिकेशन आप अच्छा रखिए, आपका जो डाटा है वो आप बढ़िया रखिए। आप बताइए, आप 1 महीने अगर कहीं पर रूम लेके रहते हैं, साल भर की बात कर रहे हैं तो नहीं, मैं तो 1 महीने की कह रहा, तो 2500 रुपये आपका किराए का लग जाता है। मिनिमम 2500 रुपये में तो साल भर का नेट फ्री मिल रहा है आपको। बिल्कुल सही बात और आप घर पे सेफ हैं, घर पे बढ़िया खाना मिल रहा है, आप आराम से पढ़ भी रहे हैं और आप अपने परिवार के कामों में भी हाथ बटा रहे हैं। कई मैरिड लाइफ में चेंज हो जाते हैं, मैरिड वुमेन रहती है तो उनको बच्चे भी संभालना रहते हैं, घर के काम भी रहते हैं, उसके साथ पढ़ाई नहीं हो पाती थी। मगर ऑनलाइन बेस्ट ऑप्शन है कि आप अगर जॉब करें तो आफ्टर 10 o'clock या बाद में आप जॉब भी जा सकते हैं, आराम से आप मॉर्निंग में पढ़ाई कर सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं वेबसाइट पे और इस पर। तो ये बहुत अच्छा विकल्प है। बस ये है कि आपका फोकस होना चाहिए। आप जैसे क्लास में बैठे हैं वैसे आप बिल्कुल स्थिर होकर बैठें। ऐसा नहीं कि वीडियो ऑफ है, आप सो रहे हैं या आप थोड़े सुस्ती के मूड में है, ये कॉपी पेन नहीं, हम नोट डाउन नहीं कर रहे हैं, कोई टीचर ने होमवर्क, ऑफलाइन में तो चेक हो जाता है। ऑनलाइन में क्या है कि टीचर इस भरोसे के साथ स्टूडेंट को कहता है कि आपको ये टारगेट पूरा करना है। स्टूडेंट जो है वीडियो ऑफ करके चुपचाप बैठा रहता है, हम सोचते कम्युनिकेशन कम हो रहा है और वो बोलता है मैं डांट से बच गया, मगर वो नुकसान किसका कर रहा है? बच्चे खुद का नुकसान हो रहा है। तो ये चीज़ तो है, वो ध्यान नहीं रखते हैं। तो मेरा बस यही अनुरोध है कि ऑनलाइन क्लास जब भी आप लें
पूरा फोकस रखें, अपनी पढ़ाई पे पूरा टारगेट रखें। और मैंने जो रिज़ल्ट दिए हैं आज तक मेरे स्टूडेंट तो कई सिविल सर्विसेज में, मगर LLP और LLM में भी यूनिवर्सिटी टॉपर और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। क्या बात। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब वो बाद में एक के बाद एक श्रृंखला पार करते जाते हैं। कई NSS गतिविधियों में भी टॉप हैं, कई ADPO बने, उसके बाद वो जज बन गए। तो हमें बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि छोटे छोटे पौधे हैं, हम एक आशा के साथ उस पौधे का बीज डालते हैं कि ये बड़े होंगे, अच्छे होंगे, इनमें फल लगेंगे। मगर जब बाद में पता चलता है कि वो फल कड़वे निकल गए, पौधा सूख गया, तो लगाने वाले को कैसा लगता है। बिल्कुल सही। ऐसा ही क्या है कि हमारे लिए जो छात्र रहते हैं वो एक पौधे के समान रहते हैं। हम उनकी केयरिंग करते हैं, पट्टी गार्ड लगाते हैं, वो इधर उधर कहीं जाते तो हम उसको थोड़ा सा काट छाट भी करते हैं, थोड़ा सा मतलब सख्त पना। हाँ, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो पौधा जब स्वरूप ले लेता है और कई लोगों को फल देता है और फिर छाँव देता है, तो वो आज एक आम व्यक्ति है ना। जब वो जज बन जाता है या कुछ हो जाता है, पूरा गांव या पूरा शहर कहता है ये मेरा भतीजा है, मेरे भतीजे की मौसी के लड़के का लड़का है, वो हमारे परिचित है। आप उनके कार्यक्रम में जाएंगे तो आप उनके कार्यक्रम की शोभा बढ़ रही कि हमारे यहाँ मजिस्ट्रेट साहब आए, ADPOs आए। और अभी आप जैसे कोई सिंपल से जाएगा तो उसकी कोई वैल्यू इतनी नहीं होगी, ये मेरा एक मानना है। तो आपके हाथ में आपकी वैल्यू कितनी बढ़ानी है, कैसे बढ़ानी है। और हमारा टाइम इन एसेंशियल, हमारे उसमें भी ये समय संविदा का सार है। तो समय अगर बीत गया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी शादी हो जाएगी, उसके बाद आपके ऊपर घर की जिम्मेदारी आ जाएगी, आपके ऊपर इतना बोझ आ जाएगा जब आप पढ़ ही नहीं पाओगे। तो मेरा उद्देश्य ये है कि अभी भी देर नहीं हुई है, जिन छात्रों को और अच्छे से मार्गदर्शन लेना पढ़ना हो, मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। मेरा उद्देश्य है कि मैं जब तक इस फील्ड में हूँ, मैं हज़ारों लाखों जो है जुडिशली या लॉ के लीगल सर्विसेज में जो है कई छात्रों को मैं पहुंचाना चाहूँगा जो देश का निर्माण करेंगे। यदि छात्रों को आपसे संपर्क करना है जी, आपसे मार्गदर्शन लेना है, तो वो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए अभी तो लाइफ बड़ी व्यस्ततम चल रही है जी। कई मतलब मेरी बुक्स वगैरह या बैर एक्ट और मैं आगे कई किताबें लिख रहा हूँ और मेरी नेशनल लेवल पे चल भी रही है, आप लोगों ने पढ़ी होगी। और मैं आजकल कुछ न्यू टेक्नोलॉजी लेके आ रहा हूँ, क्योंकि कुछ मेरे लेक्चर्स रहेंगे, मैं QR कोड के माध्यम से बुक के अंदर ही दे रहा हूँ, जिससे व्यक्ति उसको पढ़कर वहाँ पर अगर कोई दिक्कत आ रही तो QR कोड स्कैन करके सीधा वेबसाइट से मेरे लेक्चर्स भी देख सकता है। तो उसको इजी गोइंग वो लिखा हुआ और पढ़ा हुआ। क्योंकि अगर मैं अभी आपसे बात करूँ एक छोटी सी कि ताजमहल के बारे में, तो ऑब्वियसली सबके दिमाग में ताजमहल का नक्शा आ जाता है कि कैसा कलर है, कैसा है, क्या, भले वो गया नहीं हो। मगर क्या है, मैं अभी लंदन की थैम्स नदी की बात करूँ तो एकदम से कोई इमेजिनेशन नहीं कर पाएगा। तो ये हमारी एक सोच है। तो मैं क्या करता हूँ, उसे टेक्निक के द्वारा लॉ को समझाता हूँ। लॉ को कभी भी समझना चाहिए, रटने से कभी भी याद नहीं होगा। क्योंकि इंजीनियरिंग वगैरह का ऐसा कोर्स नहीं है कि कोई भी फार्मूला उठाया साइंस का लगा दिया और दवा बना दी। क्योंकि कोई भी अपराध होता है तो उसके अंदर मस्तिष्क का रहता है, इंटेंशन रहता है, और सबका इंटेंशन एक जैसा तो रहता नहीं, कोई किस काम से अपराध कर रहा है। तो लॉ को बड़ी बारीकी से समझना पड़ता है। हाँ। रटा हुआ वहाँ काम में नहीं आता है। तो हम ये समझाने का प्रयास करता हूँ एक टेक्निक के द्वारा। आप भले ही मेरा जो है वीडियो देख सकते हैं जिसमें टेक्निक बताई है, फार्मूले से मैंने बताया, और 100 में से 100 नंबर लाते हैं मेरे स्टूडेंट जी। तो मेरा बस यही है कि आप लोग जो है बड़ी व्यस्ततम लाइफ है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर इसके ऊपर आपको शेयर हो जाएगा या देख लीजिएगा। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं आगे मार्गदर्शन के लिए। तो जब भी मुझे समय मिलेगा, जहाँ तक होगा, मैं बिल्कुल हेल्प करूँगा आपको। मुझे मेरे रिप्लाई आपको मिलेंगे, और कोई असुविधा होगी उसके लिए खेद जताना चाहूँगा। क्योंकि अभी ये जो मेरा है एक पूरा पिक टाइम चल रहा है, एक मतलब कुछ कर गुजरने का। तो मैं अच्छी बुक्स वगैरह और जो चीज़ें हैं मैं टेक्स्ट बुक के ज़रिए, वीडियोस के ज़रिए आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। मगर मैं आप लोगों की हमेशा जो है हेल्प करता रहूँगा। धन्यवाद।